हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर्स में मैंने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशंस और उसके एग्जांपल्स ये हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन होती क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसकी बाउंड्री कंडीशंस होती है। फिर टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन से हम कैसे लाप्लास इक्वेशन को बनाते हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम उस लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो आज की वीडियो में इन तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वन डायमेंशनल जो हीट इक्वेशन थी उसकी इक्वेशन हमारे पास थी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो थी उसकी इक्वेशन थी del u अपॉन del t इज इक्वल टू सी स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर। और वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन कब अप्लाई होती थी? जब आपको कोई रॉड या कोई बार दी जाती थी, ठीक है, तब आप वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को यूज़ करते थे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए उस रॉड में, उस बार में, है ना। तो ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन थी जो कि आपने बार में या रोड में यूज की है पहले। लेकिन टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन कब बनती है? तो टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन में नथिंग, इसी को कंसेप्ट को यूज करते हुए हम टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, उसमें क्या होगा, del u अपॉन del t इक्वल टू सी स्क्वायर। दो वेरिएबल इधर हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। एक तो आपका एक्स ही रहेगा del 2u अपॉन del x स्क्वायर, और एक हो जाएगा del 2u अपॉन del y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन बन जाती है। और टू डायमेंशनल है, सिंपल सी बात है, तो ये रोड या बार में तो नहीं लगेगी, ये आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट में लगती है ज़्यादातर। किस में लगेगी? रेक्टेंगुलर प्लेट में लगेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हीटर का ले सकते हैं, है ना, वो भी एक तरह की रेक्टेंगुलर प्लेट ही उसमें फिट होती है हीटर्स में जो आजकल चले हुए हैं स्टैंडिंग वाले हीटर। तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें जो हीट इक्वेशन बनती है हमारी वो टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हैं। बाउंड्री कंडीशन चूँकि टू डायमेंशनल है तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्सिस को बनाना होगा। दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस। अब रेक्टेंगुलर प्लेट कंसिडर करते हैं बाउंड्री कंडीशन को बनाने के लिए। ये मैंने मान ली कि ये हमारी कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये हमारा ओ पॉइंट है, ये ए, ये बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। ओके, और अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो हमने इसकी साइड्स की लेंथ भी कंसिडर कर सकते हैं आप लोग, है ना। अगर ये हमारा 0 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये A0 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये 0B पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पॉइंट हमारा AB हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, इस OA लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी y इक्वल टू 0 होगी, और ये हमारी लाइन हो जाएगी y इक्वल टू b। ये लाइन हमारी होगी x इक्वल टू 0 और ये लाइन होगी हमारी x इक्वल टू a। तो ये हमने रेक्टेंगुलर प्लेट मानी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जो स्टैंडिंग हीटर्स आजकल चले हुए उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, उसमें टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन ही बनती है। तो अब इसकी जो बाउंड्री कंडीशन बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो आपका तीन वेरिएबल का फंक्शन बनेगा, एक x का, एक y का और एक टाइम t का, है ना। टू डायमेंशनल में तीन वेरिएबल का फंक्शन बनता है u x y t। तो इसकी बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या बनेगी? बाउंड्री कंडीशन आर, इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है उसकी बाउंड्री कंडीशन हमारी बनती है यहाँ पर। एक कंडीशन हमारी होगी जब हम x को 0 लेंगे, है ना। एक कंडीशन हमारी होगी जब हम y को 0 लेंगे। एक कंडीशन होगी जब हम x को a लेंगे, और एक कंडीशन होगी जब हम x को b लेंगे। तो यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन हमें मिलेगी वो हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि पहली बाउंड्री कंडीशन होगी x को 0 लेने पर 0, y उस केस में y रहेगा, और t, तो वो टेम्परेचर हमें मान लेते हैं कि U1 दिया है। फिर दूसरा आपको टेम्परेचर जब x की वैल्यू हमारी a हो जाएगी, y रहेगा और t रहेगा, तो मान लेते हैं उसमें टेम्परेचर कोई U2 दिया है ना। फिर हमारी
एक्स तो फिक्स रहेगा, टी भी फिक्स रहेगा, वाई को वैरी कराएंगे, वाई आपका 0 से बी तक वैरी करेगा। तो इस पर मान लेते हैं U3 टेम्परेचर दिया है, और फिर हमारा एक्स टी फिक्स रहेगा और वाई को हम ले जाएंगे बी तक, और इस टेम्परेचर को हम मान लेते हैं कि हमें U4 दिया है। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस हो जाएगी। U1 U2 U3 U4 कोई भी आपके गिवन टेम्परेचर हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक टी पर डिपेंड भी करती है कंडीशन, है ना। उसमें क्या होगा, यदि हम टी को 0 लेते हैं, व्हेन टी इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पर जो फंक्शन मिलेगा वो एक्स वाई का एक कर्व मिलेगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हमारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये होती है हमारी 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, जिसमें डेफिनेशन जो मैंने ऊपर बताई है, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर सी स्क्वायर होता है डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटेरियल, और जिसकी बाउंड्री कंडीशन हमारी इस तरीके से 3 वेरिएबल पर डिपेंड करती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर नहीं बनता है, क्योंकि बहुत ही लेंथी इसका क्वेश्चन हो जाता है ना। इसका क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और डेफिनेशंस को मैंने आपको बता दिया। ये इसकी डेफिनेशन होती है, इस तरीके से आप बाउंड्री कंडीशन को यहाँ पर बता सकते हैं। अब इस हीट इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, और इससे हम लाप्लास इक्वेशन को जनरेट करेंगे, है ना। लाप्लास इक्वेशन को जनरेट करने के लिए, इसको मिटा देता हूँ मैं इसकी कंडीशंस को। लाप्लास इक्वेशन को जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर स्टेडी स्टेट कंडीशन को जानना होगा, क्योंकि जो लाप्लास इक्वेशन बनेगी वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में ही बनती है ना। आप सभी पहले से भी जानते हैं कि जो हमारी स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है, जो हमारी स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है, वो क्या इम्प्लाइज करती है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट में किसी भी पॉइंट पर आप टेम्परेचर लोगे, ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन पर वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये एक ऐसी स्टेट होती है, द स्टेट एट विच द टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिस पर टेम्परेचर किसी भी पॉइंट पर आप लेंगे वो कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हीटर होता है ना, जब तक हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कराई है, तब तक उसके चारों के चारों जो साइड्स होंगी, है ना, चारों को चारों जो सरफेस होंगे, जिसको मैंने यहाँ पर फिगरली भी रिप्रेजेंट किया है, चारों साइड से ही आप समझ लीजिए। जैसे कि एक साइड ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, चारों साइड्स का आपका इनिशियली कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, कुछ भी आपका चारों साइड का डिफरेंट टेम्परेचर भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है ना। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस कराएंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो इसमें धीरे धीरे ये हीट करना शुरू करेगा, है ना। एक टाइम पे क्या होगा कि जब ये पूरा अपनी वोल्टेज के हिसाब से पूरा हीट हो जाएगा, तो एक टाइम पे आपके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेम्परेचर देखेंगे, है ना, तो वो कांस्टेंट आपको मिलेगा। एक स्टेट ऐसी मिलेगी, एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि सभी पॉइंटों पर टेम्परेचर इसका कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो सिंपल सी बात है, जो आपका टेम्परेचर होगा U, उसका अगर आप T के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 आएगा, है ना। और उस केस में क्या होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में U जो आपका टेम्परेचर होगा वो हमारा केवल x का फंक्शन बन जाएगा। x का एक लीनियर फंक्शन बनता है, और x का लीनियर फंक्शन बनेगा यदि उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो सिंपल सी बात है, u का t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे x कांस्टेंट रहेगा, और x कांस्टेंट होने पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 आएगा। मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन से क्या होगा कि प्रत्येक पॉइंट पर जो टेम्परेचर मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, और t के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यदि यही कंडीशन हम इस 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में लगाते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में है ना, इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन, we have
डेल यू अपॉन डेल टी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। देन इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 हमारी बन जाएगी उस केस में डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और यही 2 डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन कहलाती है, विच इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन, इन टू डायमेंशन। ये हमारी जो लाप्लास इक्वेशन होती है 2 डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन बनती है। बनती कहाँ से है? 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन से। स्टेडी स्टेट कंडीशन में यदि डेल टू अपॉन डेल टू की वैल्यू हम 0 रखते हैं इक्वेशन 1 में, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में, तो ये हमारी लाप्लास इक्वेशन बनती है ना। तो ये हो गई हमारी लाप्लास इक्वेशन 2 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में जाएंगे, इसमें तीसरा वेरिएबल ऑल इंक्लूड हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, है ना, उसमें 3 टर्म बन जाएगी। तो अब इस 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसका एक सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, जैसे आप करते हैं। तो उस केस में हमने मान लिया कि यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स एक्स और वाई वाई, है ना, जिसको आप सिंपली ये भी कह सकते हैं यू इक्वल टू एक्स वाई। एक्स एक्स का फंक्शन है केवल, वाई वाई का फंक्शन है। बी द सॉल्यूशन ऑफ 1, ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। देन तब आपको दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर आप वैल्यू निकालें तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई यू की वैल्यू रख देंगे। डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे, सॉरी यू की वैल्यू रख देंगे। और चूंकि आप जानते हैं कि ऊपर वाले में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है पार्शियली, तो y कांस्टेंट का काम करेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा कैपिटल X का x के रिस्पेक्ट में। नीचे वाले में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो x कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा y का y के रिस्पेक्ट में। और चूंकि x और x को केवल और केवल x तो x का फंक्शन और y का फंक्शन है, तो ये जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है जिसको आप डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप डी में कन्वर्ट कर सकते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में, है ना। ऊपर वाले को भी हमने डी में कन्वर्ट किया और नीचे वाले को भी हमने डी में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये केवल x का फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो इसको आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो y x डबल डैश, और इसको आप लिख सकते हो x y डबल डैश। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यूजिंग इन 1। अगर 1 में आप पुट करते हैं तो इससे आपको मिलेगा वी गेट, इससे आपको मिलता है y x डबल डैश प्लस x y डबल डैश इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, है ना। अब इसमें हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट लगाएंगे, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। x की टर्म को एक तरफ ले आएंगे और y की टर्म को एक तरफ ले आएंगे, तो ये बनेगा y x डबल डैश इक्वल टू माइनस x y डबल डैश। और अगर उसको सिंप्लीफाई करके x की टर्म को एक तरफ लाए तो x डबल डैश अपॉन x अलग हो जाएगा और माइनस y डबल डैश अपॉन y अलग हो जाएगा। इसको हम किसी k कांस्टेंट के बराबर मान करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि k और फर्स्ट फ्रैक्शन को लेंगे तो x डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर आप दूसरी इक्वेशन को लेते हैं तो उससे आपको मिलेगा y डबल डैश प्लस के वाई इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर 3 केस बनते हैं, जैसे कि आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, दोनों में सॉल्व करना सीखा आपने। 3 केस बनते हैं। पहला केस मैं लेता हूँ जब k 0 होगा, व्हेन k इज इक्वल टू 0 देन 2 गिव्स। तो 2 हमारी क्या बन जाएगी? 2 इक्वेशन हमारी बनेगी x डबल डैश माइनस k की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर आपको मिलेगा y डबल डैश इक्वल टू 0, इसका मतलब है d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और इधर इसका मतलब है d2y अपॉन dy स्क्वायर इक्वल टू 0।
इधर x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना है, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको c1x प्लस c2। इधर y के रेस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो y की वैल्यू मिलेगी c3y प्लस c4। ठीक है, तो आपका जो u सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा। देयरफॉर u होता है एक्स वाई के बराबर, u में होता है हमारा एक्स वाई के बराबर। x और y की वैल्यू रखने पर c1x प्लस c2, c3y प्लस c4, ये हमें सॉल्यूशन मिलेगा। इस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो ये हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है जब के हमने 0 माना है। अब हम दूसरा केस लेंगे जब के हमारा होगा पॉजिटिव। व्हेन के इज पॉजिटिव, अगर के को पॉजिटिव लेते हैं तो आप के को पी स्क्वायर के बराबर मान सकते हो। पी की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव ही देगा। तो फ्रॉम टू में अगर के को हम पी स्क्वायर रखते हैं तो वहाँ से आपको मिलेगा एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ आपको इक्वेशन मिलेगी वाई डबल डैश प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में के को हमने पी स्क्वायर रखा है, तो इक्वेशन 2 से ये मिल जाएगा। दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। डी रिप्रेजेंट करता है डी अपॉन डी एक्स को, और ये बन जाएगा d1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। d1 रिप्रेजेंट करता है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन d अपॉन डी वाई को। तो ये हमारी बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें हम दोनों में ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकाल करके CF/PI को लिख सकते हैं। PI तो 0 ही होगा क्योंकि इक्वल का पार्ट 0 है। तो पहले बना लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन दोनों की। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन, हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमारी डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर बनेगी d1 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे आपको d की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस p, 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट। यहाँ से d1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस IP, जो कि कॉम्प्लेक्स रूट बनेगा। तो इस केस में CF आप लिखेंगे तो CF हमें मिलेगा c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px। इधर सॉल्यूशन हमारा CF का अगर लिखेंगे हम तो कॉम्प्लेक्स रूट है, y में सॉल्यूशन लिखा जाएगा तो c3 cos py प्लस c4 sin py। और चूंकि दोनों में इक्वल का पार्ट 0 है तो pi तो यहाँ पर दोनों में 0 ही आएगा, pi 0 और इधर भी pi 0 है ना। तो इधर आपको x सॉल्यूशन मिलेगा CF और pi को जोड़ करके। इधर आपको y सॉल्यूशन मिलेगा CF और pi को जोड़ करके। तो टेम्परेचर आप निकाल सकते हो, u होता है एक्स वाई के बराबर। एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px, c3 cos py प्लस c4 sin py। ठीक है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर डाल देंगे। दूसरा सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिया है जबकि हमारा पॉजिटिव होगा, तो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब हम लेंगे यहाँ पर k को निगेटिव। तीसरा केस, व्हेन k इज निगेटिव, डेट इज k को हम मान करके चलेंगे माइनस पी स्क्वायर के बराबर। जब k निगेटिव होगा तब इक्वेशन 2 क्या मिलेगी आपको। इक्वेशन 2 इज, जब इक्वेशन 2 में आप k को माइनस पी स्क्वायर रखोगे तो एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर, वाई डबल डैश माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा। तो इक्वेशन आपको मिलेगी एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी वाई डबल डैश माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसको आप डी में कन्वर्ट करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर डी प्रेजेंट करेगा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को। ये बन जाएगा d1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। d1 रिप्रेजेंट करेगा d अपॉन डी वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाने के बाद। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर मिलेगी d1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू आपके कॉम्प्लेक्स रूट की फॉर्म में आएगी, यहाँ से d1 की वैल्यू आपकी प्लस माइनस पी, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो CF को हम इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। CF होगा C1 कोस PX प्लस C2 साइन PX। इक्वल का पार्ट 0 होने से PI 0 ही रहेगा। इधर आपका CF होगा C3 e की पावर PX प्लस C4 e की पावर माइनस PX। PI इधर भी 0 ही रहेगा। इधर से आपको x मिल जाएगा CF PI को जोड़ने पर, x इक्वल टू CF प्लस PI। उधर भी आप CF PI को जोड़ेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो U टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हो। U XY टेम्परेचर होगा हमारा XY के बराबर। इसमें अगर वैल्यू रखते हैं तो U टेम्परेचर हमें मिलेगा C1 कोस PX प्लस C2 साइन PX, C3 e की पावर PX प्लस C4 e की पावर माइनस PX। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो इस तरीके से हमने तीनों केस लेकर के 3, 4 और 5 इक्वेशन में 3 सॉल्यूशन हमने फाइंड किए हैं लाप्लास इक्वेशन के। तो लास्ट में तीनों को एक साथ लिख देता हूं मैं। हेंस फॉर द लाप्लास इक्वेशन del 2 u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0, वी गेट 3 सॉल्यूशन हमने फाइंड किए हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन था आपका u एक्स वाई इक्वल टू C1x प्लस C2 C3y प्लस C4। दूसरा सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था u एक्स वाई इक्वल टू C1 e की पावर PX प्लस ये हमारा y में आएगा। इधर की साइड में हमने मिस्टेक किया ऊपर छोटा सा, क्योंकि इधर y में इक्वेशन थी तो ये x की जगह पे y चलेगा। तो सॉल्यूशन में भी हमारा x की जगह पे y आएगा। ये लिखने में गड़बड़ी हो गई, ये py और ये माइनस की py है ना। तो ये आपका तीसरा सॉल्यूशन था। ये आया था हमारा दूसरा सॉल्यूशन C1 e की पावर PX प्लस C2 e की पावर माइनस PX इंटू C3 कोस PY प्लस C4 साइन PY। ये हमारा इक्वेशन नंबर जो 4 में हमने सॉल्यूशन निकाला था। और इक्वेशन 5 में हमने तीसरा सॉल्यूशन निकाला है। तीसरा सॉल्यूशन हमारा बना है u एक्स वाई इक्वल टू C1 कोस PX प्लस C2 साइन PX और इंटू में C3 e की पावर PY प्लस C4 e की पावर माइनस PY। ठीक है, अब इन तीनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन हमें आगे इसकी बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करने में आगे यूज़ करना है ना। बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने में कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करना है। पहले वाले को अगर देखते हैं तो पहले वाला हमारा जो है, पहले वाला तो उसमें डिबार्ट हो ही जाता है, इसका कहीं पर यूज़ नहीं होता है ना। इस सॉल्यूशन को हम आप इसको छोड़ ही देंगे। अब मेन बात करते हैं इन दो सॉल्यूशन के ऊपर। ये जो हमने एक सॉल्यूशन नंबर 2 और सॉल्यूशन नंबर 3 निकाला है, इनको हम कब और कैसे यूज़ करेंगे। ये भी हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से हमें लेना होता है जो फिजिकल नेचर में कंसिस्ट करे और साथ ही साथ में जो हमें बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है ना। तो इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है वो डिपेंड करता है बाउंड्री कंडीशन पर, है ना। बाउंड्री कंडीशन हमें क्वेश्चन की बताएगी कि हमें x को एक्सपोनेंशियल रखना है या x को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रखना है, और वो बाउंड्री कंडीशन ही बताएगी हमें कि हमें y को ट्रिग्नोमेट्रिक रखना है या y को हमें एक्सपोनेंशियल रखना है। तो उसी बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से हमें इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन चूज़ करना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये तीसरे वाला सॉल्यूशन यूज होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये दूसरे वाला सॉल्यूशन भी यूज होता है। ठीक है, तो ये 3 सॉल्यूशन मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने सिखाए हैं यहाँ पर, है ना। इनमें से सेकंड और थर्ड हमारे लिए यूज़फुल रहेगा अकॉर्डिंग टू गिवन बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारी लाप्लास इक्वेशन होती है। और बाउंड्री कंडीशन की अगर बात करें तो बाउंड्री कंडीशन उस रेक्टेंगुलर प्लेट से जो मैंने ऊपर बनाई थी उसी से बन जाएगी। वो हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट कुछ इस प्रकार से थी,
है ना। ये ओ पॉइंट मैंने माना था, ये ए, ये बी, ये सी, और यहाँ पर हमने लाइन का नाम रखा था y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू बी थी, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू ए था, है ना। तो जो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर मिलेगी उसको बता देता हूँ। ज़्यादातर किस केस में आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है। बाउंड्री कंडीशन, ये चारों जो साइड से चारों जो फेस बनेंगे, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के चारों जो फेस बनेंगे, इट मीन्स साइड्स भी आप बोल सकते हो इसको। ये चारों साइड जो मिलेगी, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी करके दिखाया है, इन चारों साइड्स के लिए आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया होगा, वही हमारी बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करेगी। अब जैसे कि मैंने मान लिया कि यू एक्स वाई इसका हमारा जनरल टेम्परेचर होता है ना। यू एक्स वाई में अगर x को वेरी कराए, मतलब x को पहले 0 रखे, y को y रहने दे, है ना, और फिर हम x को a रखे और y को y रहने दे, तो आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया होगा, है ना। मैं मान लेता हूँ कि ये आपको u1 टेम्परेचर दिया है, ये आपको u2 टेम्परेचर दिया है, तो ये बाउंड्री कंडीशन के अंडर आ जाएगा। फिर अगर हम y को वेरी कराए, x को x ही रखे, x को s रखना है, y को वेरी कराए, एक बार y को 0 ले और एक बार y को b ले, तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया होगा। मान लो u3 और u4 दिया है, तो यही हमारी बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी, है ना। इस तरीके से हमें बाउंड्री कंडीशन जो है गिवन होती है। उन बाउंड्री कंडीशन में देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन इन सेकंड सॉल्यूशन और थर्ड सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है ना, वही हमें आगे यूज़ करना होता है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सिखाया है। ये तो आपको हर क्वेश्चन में सेम तरीके से लिखना ही है ना। अगर इतना भी आप कर देंगे तो 6 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। लाप्लास इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, इतना सॉल्यूशन तो आपको लिखना ही लिखना है, जो कि 6 नंबर में आपको मिलेगा। अगर स्पेशली आता है कि खाली लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ये पूरे 10 नंबर भी देगा। लेकिन अगर इसको हम किसी क्वेश्चन के बीच में यूज करते हैं, 6 नंबर में आएगा। और फिर 4 नंबर में हमें जो बाउंड्री कंडीशंस होती है उसको अप्लाई करके आगे फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, ठीक है। वो आपको मैं आगे जो एग्जांपल्स लेके आऊँगा लाप्लास इक्वेशन को कंसिडर करते हुए 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल